गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों कल जो है हमने कार्नोट्स हीट इंजन पढ़ा और काफ़ी बड़ा टॉपिक था। एक ऑलमोस्ट 50 मिनट्स का हमारा क्लास हुआ था कल। मुझे लगता है कि कार्नोट्स हीट इंजन जो है अदरवाइज तो अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी आसान है, बट हम इसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, एक हल्के से रिवीजन कर लेते हैं। क्या प्रोसीजर थी बच्चों? तो सबसे पहले होता था एक सोर्स, फिर इंसुलेटिंग पैड, ये बीच में होता था इंसुलेटिंग पैड, और फिर है सिंक। हम इसको कहेंगे सोर्स जो कि इनफाइनाइट हीट प्रोवाइड कर सकता है, और ये है सिंक जो कि इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट जो है वो एब्जॉर्ब कर सकती है। ठीक है ना यार, ये लाइट का रिफ्लेक्शन देखिए ना, यहाँ पे भी हमको तकलीफ दे रहा है, पूरा गायब हो जाता है चलो ठीक है, अभी आ रहा है आपको ध्यान में, है ना। ये है आपका सोर्स, इंसुलेटिंग पैड और सिंक। इंसुलेटिंग पैड को मैं सिर्फ पैड लिख देता हूँ। फिर हमने क्या किया था, एक सिलेंडर लिया था और उस सिलेंडर में हमने एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा दिया, और ये जो पूरा अरेंजमेंट है वो 3 साइड से, प्रैक्टिकली 3 साइड से बेटा इंसुलेटेड था। और सिर्फ एक साइड जो है, देखो ये 3 साइड से इंसुलेटेड है और बस एक साइड से जो है वो इंसुलेटेड नहीं है, यहाँ से हीट कंडक्ट हो सकती है। स्टेप 1 क्या था? सबसे पहले हमने किया था आइसोथर्मल एक्सपेंशन। क्या किया हमने? उठा के, इस पैड को उठा के यहाँ पे रखा, दिस इज स्टेप 1। ठीक है, देखो यहाँ से उठा के यहाँ रखा, स्टेप 1 आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ। उसके बाद जो है हमने यहाँ से फिर इसको वापस पैड पे रखा, दिस इज योर स्टेप 2। फिर यहाँ से उठा के यहाँ रखते हैं, स्टेप 3, और फिर सिंक से उठा के वापस यहाँ रखते हैं, स्टेप 4। तो स्टेप 1 में क्या हुआ? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। स्टेप 2 में क्या हुआ बच्चों? स्टेप 2 में हुआ आपका एडियाबैटिक एक्सपेंशन। और फिर स्टेप 3 में जो है वो हुआ था आपका आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन, आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन। और फिर यहाँ पे हुआ था एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन स्टेप 4 में, एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन। अगर हम फिर एक बार रिवीजन के हिसाब से जाए तो हम चार्ट के साथ बहुत आसानी से, ग्राफ के साथ बहुत ही आसानी से हम रिवाइज कर सकते हैं। समथिंग लाइक दिस इज योर प्रेशर एंड दिस वाज योर वॉल्यूम एक्सेस। ठीक है ना। मान के चलते हैं कि ओरिजिनली जो है वो ए पॉइंट पे P1, V1 और T1 इतना टेम्परेचर है। फिर हमने इस स्टैंड को उठा के सोर्स के ऊपर रख दिया, है कि नहीं, गैस सिलेंडर को उठा के सोर्स के ऊपर रख दिया। सोर्स है हॉट, तो ये क्या करेगा, गैस इसमें से हीट को एब्जॉर्ब करेगा, Q1 अमाउंट ऑफ हीट वो एब्जॉर्ब करेगा। स्टेप 1 में क्या होगा, Q1 अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करेगा और वही आपका वर्क डन W1 होगा। स्टेप 2 में W2 वर्क डन। W3 स्टेप 3 में Q2 अमाउंट ऑफ हीट वो रिजेक्ट करेगा और वो होगा W3 जो कि निगेटिव वर्क डन होगा, और स्टेप 4 में W4 वर्क डन होगा। ये भी हमने देखा था। अब देखिए कि क्या होगा, यहाँ पे आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ है, क्योंकि एक्सपेंशन हुआ है तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और आइसोथर्मल है तो देखिए कर्व का जो स्लोप है वो कम है, ऐसे ए से लेके बी पे गया। प्रेशर P2 V2 तो हो गया, बट बेटा टेम्परेचर जो है वो T1 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। आपने स्टैंड को उठा के सोर्स पे रखा, गैस एक्सपांड है ना, एक्सपांड होती चली गई, और इस एक्सपेंशन में उसने खींची हुई मतलब एब्जॉर्ब करी हुई हीट यूज कर ली, इसीलिए आइसोथर्मल। फिर दूसरे स्टेप में क्या होगा बेटा, यहाँ पे एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो पॉइंट C P3 V3 पे तो चला गया, बट टेम्परेचर अब चेंज हो गया और T1 से टेम्परेचर फॉल होके T2 पे गया। एडियाबैटिक जब एक्सपेंशन हो रहा था, हीट बाहर से दी नहीं गई, तो एक्सपेंशन में उसी हीट को यूज कर लिया, उसके इंटरनल हीट को। फिर उसके बाद C के बाद मतलब हमने स्टेप 3 यहाँ से पैड से उठा के फिर से इसको सिंक पे रख दिया। सिंक ठंडा है तो क्या होगा, सिंक जो है उसका टेम्परेचर खींच लेगा, है ना। यहाँ पे Q1 अमाउंट ऑफ एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी थी, यहाँ पे वर्क डन 2, और फिर जब ये फिर एक बार है ना कंप्रेस होगा तो क्या होगा बेटा, और ये आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा, जैसे सिंक पे रखोगे हीट खींची जाएगी और जो है वो पिस्टन जो है, पिस्टन विल डू द वर्क ओवर द गैस।
और ये आपका आइसोथर्मल कंप्रेशन हो गया। ये हो गया आपका पॉइंट डी पे फिर P4 V4, बट क्योंकि आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर रिमेन्स सेम T2। और फिर एक बार हम सिंक से उठा के स्टेप 4 में जो है वो सोर्स पे रख देंगे इस तरीके से, और इट विल द होल सिस्टम विल कम बैक टू इट्स इनिशियल स्टेट। दिस विल बी एडियाबेटिक कंप्रेशन। और फिर ये वाला जो शेडेड एरिया है, दिस विल बी अ टोटल वर्क डन। यहाँ हमको ध्यान में रखना है कि जो वर्क डन 1 होता है वो होता है, क्योंकि आइसोथर्मल एक्सपेंशन है तो आप वही वाला फॉर्मूला लगाओगे, दैट 2.306 RT इंटू लॉग ऑफ वॉल्यूम जो है वो हुआ V1 से V2, ठीक है नहीं। तो यही आपको बातें ध्यान में रखनी है कि किस तरीके से हम फॉर्मूलाज, जैसे आइसोथर्मल है तो आइसोथर्मल का फॉर्मूला लगाइए, है कि नहीं, V2 से V1। फिर यही कितना था, Q1 अमाउंट ऑफ हीट, ये थी स्टेप 1 वाली। हाँ, फिर स्टेप 2 में हमने देखा कि क्योंकि एडियाबेटिक है तो एडियाबेटिक का फॉर्मूला हमको याद है R/1 माइनस गामा। अगर हम 1 माइनस गामा लेते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल, दिस वुड बिकम T2 माइनस T1, है ना, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। फिर ये हो गया आपकी स्टेप 2 का फॉर्मूला। स्टेप 3 में हमने देखा कि नेगेटिव वर्क डन आता है, दिस वुड बिकम माइनस RT लॉग ऑफ V4 बाय V3, ठीक है ना बच्चों। तो माइनस RT, अगर माइनस को अंदर ले जाओ तो V3 बाय V4 भी हम इसको कर सकते हैं, ये नेगेटिव वर्क डन। फिर W4, यहाँ पे आपकी कितनी हीट इवॉल्व हो गई, Q2 अमाउंट ऑफ हीट उसने रिजेक्ट कर दी। W4 वॉज, ये होगा फिर से R/1 माइनस गामा, क्योंकि ये माइनस हमें लेना है और फाइनल टेम्परेचर था T1 और इनिशियल था T2, तो T1 माइनस T2 ऐसा हो जाएगा। अब अगर आप इस माइनस को अंदर ले जाओगे तो अपने आप ही वो T2 माइनस T1 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। दिस इज 1 माइनस गामा। समझ में आया आपको। ये हो गया आपकी स्टेप 4। ये हो गया आपका पूरा का पूरा रिवीजन कार्नोट सीट इंजन का, ठीक है। अब हम इस कार्नोट सीट इंजन के इसको क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसको ना बच्चों हम इसकी एफिशिएंसी निकालते हैं। एफिशिएंसी, तो आप हेडिंग पुटअप करिए, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट्स हीट इंजन। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट्स हीट इंजन, ठीक है ना। तो अब हमको ये पता है कि एफिशिएंसी किसी भी इंजन की क्या होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट। आपने कौन सा आउटपुट और कौन सा इनपुट पाया वो भी हमें देखना होगा। थोड़ा सा एरे रिफ्लेक्शन को बचाने के लिए और यहाँ पे ले लेते हैं स्लाइड को, ठीक है ना, अभी थोड़ा कम हो गया रिफ्लेक्शन होपफुली। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट्स हीट इंजन देखते हैं। एक्चुअली कोई भी एफिशिएंसी क्या होती है, कितना आउटपुट मिला और उसके बदले में हमने कितना इनपुट दिया था। तो हम इसको पहले अगर डिफाइन करने की कोशिश करेंगे एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट्स हीट इंजन को, जो कि एफिशिएंसी का फॉर्मूला ईटा होता है, हम लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज, एफिशिएंसी को इट इज डिफाइंड एज रेशो ऑफ, क्या होता है आउटपुट बेटा हीट इंजन का, वर्क, हम कितनी हीट देके कितना वर्क उसमें से निकाल रहे हैं। इट इज डिफाइंड एज रेशो ऑफ आउटपुट या मैकेनिकल वर्क obtained in one cycle to the amount of heat absorbed per cycle। मतलब एक साइकिल में हम कितना वर्क लेते हैं ईटा अपॉन कितनी हीट उसने एब्जॉर्ब करी। मतलब हम सिंपली Q1 मान लेंगे, Q1 अमाउंट ऑफ हीट उसने एब्जॉर्ब करी थी। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए अभी। बट हमें ये एक बात पता है कि वर्क कितना होता है बेटा, वर्क होता है हर बार Q1 माइनस Q2, मतलब कितनी हीट ली माइनस कितनी हीट रिजेक्ट कर दी अपॉन ये Q1। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि इसको डिवाइडेड बाय
ये Q1 से इसको डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा बेटा 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। तो आप देखोगे कि आप कार्नोट सीट इंजन की एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो या फिर सिंपल हीट इंजन जो हमने पढ़ा था, या याद है ना रेफ्रिजरेशन से पहले, उसका फॉर्मूला हो, ऑलमोस्ट हर एक बार इसकी एफिशिएंसी सेम है। एक मैं बता देता हूँ, फ्रॉम कार्नोट्स थ्योरम हम एक डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं फ्रॉम कार्नोट्स थ्योरम। ये आपको याद कर लेना है बच्चों, मैं जो बताने जा रहा हूँ कि Q2 अपॉन Q1 इज नथिंग बट T2 अपॉन T1। मतलब कितनी हीट रिजेक्ट करी अपॉन कितनी हीट ली इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सिंक अपॉन टेम्परेचर ऑफ सोर्स। देखिए Q2 by Q1 is equal to T2 by T1. Q2 is the heat rejected, T2 is the temperature of the sink, Q1 is the heat absorbed, so T1 is the temperature of the source. तो इस रेशो को आप हम कभी भी कहीं पे भी यूज करेंगे, एंड देयरफॉर एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट सीट इंजन जो है 1 माइनस, ये हो जाएगा बेटा Q2 by Q1 को आप डाल दीजिए T2 अपॉन T1। ये हो गया आपका एक्चुअल फॉर्मूला। ये इसका डेरिवेशन है बहुत लंबा चौड़ा, बट यार वो डेरिवेशन का कोई मीनिंग नहीं है, लेट्स नॉट वेस्ट अ टाइम इनटू दैट डेरिवेशन, और हम डायरेक्टली यहाँ पर आएंगे। अब क्या होता है ना कि ये हो गया, हम जितने बार T2 T1 पढ़ रहे हैं, टेक्स्ट बुक में अगर देखोगे तो यही फॉर्मूला आपको ऐसे दिखेगा। देखो याद करिए, W अपॉन वर्क डन अपॉन, टेक्स्ट बुक लैंग्वेज में मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, वर्क डन अपॉन Q1 के जगह पे हम यहाँ पे लेते थे हायर टेम्परेचर QH, ये होगा आपका फिर आपका QH माइनस QC अपॉन QH, ये हो जाएगा बेटा 1 माइनस QC बाय QH, एंड देयरफॉर ये हो जाएगा आपका 1 माइनस QC के जगह पे आप TC अपॉन TH कर लीजिए। C मतलब कोल्ड और H मतलब हॉट, है ना। तो ये हो गया आपका टेक्स्ट बुक के भाषा में आपका फॉर्मूला एफिशिएंसी का। कई बार ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक्चुअली ये टर्म्स ध्यान में रखनी है कि T2 किसका टेम्परेचर, T1 किसका है, तो C और H में भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अब क्या है यहाँ पे एक्चुअल में देखा जाए तो हमारा कार्नोट इंजन का पूरा टॉपिक खत्म होता है एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन के बाद। ठीक है, आपकी डायग्राम हो गई, सब कुछ एक्सप्लेन कर लिया है हमने, बट टेक्स्ट बुक में इसके अलावा भी कुछ ऐसा ही फालतू का टॉपिक दिया हुआ है, तो क्योंकि अब हमारे सिलेबस में है तो हमें वो पढ़ना होता है, उसमें सवाल ही नहीं होना चाहिए। तो हम अभी टेक्स्ट बुक सिलेबस का एक एडिशनल टॉपिक जो कि पेज नंबर 105 पे है, और उसका नाम है कार्नोट्स रेफ्रिजरेटर। दिखा रहा हूँ आपको, देखिए कार्नोट रेफ्रिजरेटर, आप भी निकालिए 105 पेज नंबर। वी नो दैट, हाँ मैं थोड़ा सा पहले समझा देता हूँ, मतलब इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू द थ्योरी डायरेक्टली, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज कार्नोट्स रेफ्रिजरेटर फर्स्ट। एक्चुअली हमने इससे पहले देखा कि हीट इंजन के एग्जैक्ट अपोजिट आपका रेफ्रिजरेटर होता है। यहाँ पे भी हम यही कहेंगे कि कार्नोट हीट इंजन के एग्जैक्ट, अगर कार्नोट हीट इंजन क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस है, बात समझिए, कार्नोट हीट इंजन में हर एक साइकिल रिवर्सिबल होती है, हर स्टेप रिवर्सिबल होती है, तो रेफ्रिजरेटर इज नथिंग बट द रिवर्स प्रोसेस ऑफ कार्नोट हीट इंजन, है ना। कार्नोट के प्रोसेस से एग्जैक्टली हीट इंजन के प्रोसेस एग्जैक्ट अगर आप रिवर्स चले जाओ का क्या मतलब हुआ, हम एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं और फिर मैं इसको कंपैरिजन से समझाता हूँ। ठीक है, ये था आपका सोर्स और ये थी सिंक। ठीक है, मैं पहले तो आपको ये समझा देता हूँ कि ये जो स्टैंड होता था, ये हीट इंजन में हम क्या करते थे बेटा, हीट इंजन में स्टेप अगर देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ रखेंगे, दिस इज स्टेप वन, फिर वापस यहाँ लेकर जाएंगे स्टेप 2, यहाँ से यहाँ ले जाएंगे स्टेप 3, वापस ले जाएंगे स्टेप 4। ये है एक्सपेंशन आइसोथर्मल, ये भी है एक्सपेंशन एडियाबैटिक, दिस इज compression isothermal, this is also compression adiabatic। ऑलराइट, ये देखिए थोड़ा सा
स्टेप 1 एक्सपेंशन ऑफ गैस, आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैस। देन स्टेप 2 वापस ले जाएंगे जब, तो क्या होगा, एक्सपेंशन ही होगा बट एडियाबैटिक होगा। फिर हम पैड से उठा के सिंक पे रखेंगे, कॉम्प्रेशन होगा बट आइसोथर्मल होगा, फिर वापस ले जाएंगे, कॉम्प्रेशन होगा, एडियाबैटिक होगा। ये हो गया हीट इंजन। अब अगर इसका एग्जैक्ट रिवर्स प्रोसेस आपको देखना है तो ये है आपका इंसुलेटिंग पैड, ये है सिंक, और ये हुआ आपका सोर्स। देखिए एक्चुअल में इतना सब ऐसा टेक्स्ट बुक में एक्सप्लेन नहीं है, पर आपको क्योंकि बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए इसलिए मैं इसको अपने तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये आपका पिस्टन, क्या करेंगे अब, रिवर्स जाना है तो बेटा सबसे पहले हम सिंक पे रखेंगे। ये होगी आपकी स्टेप 1। सिंक पे रखेंगे तो गैस जो है वो ठंडी होती चली जाएगी और ये आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन होगा और आइसोथर्मल होगा। एक बात, कंप्रेशन भी होगा और आइसोथर्मल होगा। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से उठा के इसको फिर वापस ले आएंगे पैड के ऊपर। ये हो गई आपकी स्टेप 2, ठीक है। स्टेप 2 में अब क्या होगा, फिर एक बार कंप्रेशन होगा बट एडियाबैटिक होगा, ठीक है, ये स्टेप 2। और फिर यहाँ से उठा के फिर हम सोर्स पे ले आएंगे, ये होगा हमारा स्टेप 3। यहाँ पे क्या होगा बेटा, एक्सपेंशन होगा बट आइसोथर्मल होगा। और फिर यहाँ वापस ले जाएंगे स्टेप 4, एक्सपेंशन ही होगा बट एडियाबैटिक होगा। ये हो गया आपका कार्नोट्स रेफ्रिजरेटर का साइकिल, एग्जैक्टली रिवर्स प्रोसेस। मतलब जब हम 1 पे लेके गए तो इसने हीट खींच ली, मान के चलो कि Q2 अमाउंट ऑफ हीट, या आपके टेक्स्ट बुक लैंग्वेज में QC अमाउंट ऑफ हीट इसने रिजेक्ट करी सबसे पहले। वर्क इज डन ऑन गैस, है ना, गैस पे वर्क हुआ। फिर जब ये वापस गया तब जो है मतलब फिर से स्टैंड को उठा के हमने इंसुलेटिंग पैड पे रखा, तो फिर एक बार कंप्रेशन हुआ और एडियाबैटिक हुआ। उस वक्त जो है वो ये समझ के चलो कि आप W1 अमाउंट ऑफ वर्क डन है, वो W2 अमाउंट ऑफ वर्क डन हो गया। इसमें जो है हीट का कोई एक्सचेंज नहीं हुआ। फिर इसको उठा के फिर से सोर्स पे रख दिया, सोर्स गर्म है तो इसने हीट खींच ली तो वर्क डन हो गया। फिर से क्या हो गया बेटा, गैस विल डू द वर्क, तो यहाँ पे हम बोलेंगे Q1 अमाउंट ऑफ हीट इसने ये दे दी, ठीक है। और फिर ये वापस जाएगा, फिर यहाँ पे रखेंगे, फिर एक बार एक्सपेंशन चालू हो जाएगा। तो यहाँ हमें क्योंकि Q1 को हम टेक्स्ट बुक लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, QH, ठीक है। अब इसका टेम्परेचर TH, इसका टेम्परेचर TC। तो आपका कोएफिशिएंट ऑफ कार्नोट्स रेफ्रिजरेटर क्या होगा, या सोचिए, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो होता था ना रेफ्रिजरेशन का, बस वही तो है, बीटा, या टेक्स्ट बुक में K, NCERT में बीटा, टेक्स्ट बुक में K, एक ही सिंबल है, कार्नोट्स कोएफिशिएंट ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो बीटा या K क्या होता है बेटा, यहाँ पे आउटपुट होता है कि हम कितनी हीट खींच पाए, है ना। तो यहाँ पे Q2 अपॉन कितने वर्क डन के साथ ऐसा कर पाएंगे, तो Q2 इज नथिंग बट QC, और वर्क डन जो है वो एक्सचेंज ऑफ हीट हो गया। तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि ये हो गया आपका प्रैक्टिकली QH माइनस QC, ठीक है ना, QH माइनस QC। और फिर आप इसको डिवाइड बाय QH करोगे, यहाँ हमारे लैंग्वेज में लेके अगर चले तो Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2 ऐसा है बेटा वो। तो अब हम यहाँ पे QC अपॉन QH कर देते हैं, डिवाइडेड बाय, अगर हम QC अपॉन QH करेंगे तो डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा बेटा, 1 माइनस QC अपॉन QH, ऐसा हो जाएगा। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो कार्नोट्स थ्योरम के हिसाब से, तो TC अपॉन TH अपॉन 1 माइनस TC अपॉन TH, ऐसा भी आप इसको लिख सकते हो। तो यहाँ आपको मैं बता देता हूँ एक बात, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका TC अपॉन TH माइनस TC। कैसे करोगे आप, इस TH को इस बार ले जाइए, मैं कर देता हूँ, चलो इस वाले स्टेप से।
ये हमारा TC अपॉन TH था, डिवाइडेड बाय इस TH को मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो हो जाएगा TH माइनस TC अपॉन TH। ये TH और TH कैंसल्ड, सो बीटा या K जो है वो बनेगा आपका TC अपॉन TH माइनस TC, है ना, या फिर हमारे भाषा में T2 अपॉन T1 माइनस T2। ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ रेफ्रिजरेशन कार्नोट्स रेफ्रिजरेटर में। बच्चों मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से समझाना चाहता हूँ, ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। कार्नोट रेफ्रिजरेटर में जो टेक्स्ट बुक में ये फॉर्मूला है वो गलत है, दिस इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक। यहाँ पे QC के जगह पे QH चाहिए था, तो QH माइनस QC चाहिए था बच्चों। K का फॉर्मूला क्या होना चाहिए था, QC अपॉन QH माइनस QC, ताकि आप QC अपॉन QH करते तो यहाँ पे भी 1 हो जाता और माइनस QC बाई QH आता। अब अगर आप डिवाइड बाई QC करोगे हर तरफ तो बराबर आ जाएगा। तो यहाँ आप ध्यान रखिएगा, दिस इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक इन द टेक्स्ट बुक। ये वाले में पढ़ लेते हैं। We know that refrigerator is nothing but a heat engine operated in reverse direction। पहले ही समझाया कि कार्नोट रेफ्रिजरेटर क्या है, इट इज नथिंग बट द हीट इंजन, बट जो रिवर्स डायरेक्शन में काम करें। Because each step in the Carnot cycle is reversible, the entire Carnot cycle is reversible. If we operate the Carnot engine in the reverse direction, we get Carnot refrigerator using कुछ भी नहीं लिखना है यार, इसकी पूरी थ्योरी बहुत सिंपल लिखनी है। अगर यही क्वेश्चन आता है तो क्या बेटा, कार्नोट इंजन इज रिवर्स कार्नोट रेफ्रिजरेटर इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ कार्नोट्स हीट इंजन, इतना सिंपल, ठीक है। और फिर क्योंकि हर एक साइकिल कार्नोट हीट इंजन की रिवर्स हो सकती है, तो पूरी साइकिल ही रिवर्स हो सकती है, बस उसको रिवर्स कर देंगे तो हम रेफ्रिजरेटर पा लेंगे। यही इसको इंग्लिश में लिखा है बस। यूजिंग वी कैन राइट द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस मैंने ये अभी आपको स्लाइड दी है, इसका लगे तो मैं एक आपको वो भेज दूंगा, इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। और फिर इक्वेशन 4.31 गिव्स द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। देखिए यहाँ पे इक्वेशन 4.31, ये वाला इक्वेशन गिव्स द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ आइडियल रेफ्रिजरेटर और द कार्नोट रेफ्रिजरेटर। इट सेज दैट कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कार्नोट रेफ्रिजरेटर also depends on only temperature difference of the hot and cold reservoir। इसके ऊपर मैं थोड़ी देर में आऊँगा, ये वाले जो है ना ये छोड़ दो, इसको मैं बताऊंगा कि क्या हुआ और क्या नहीं, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए फिलहाल। ये है आपका कार्नोट रेफ्रिजरेटर एडिशनल टॉपिक। अब एक कंपैरेटिव स्टडी मुझे आपको बताना है। देखा जाए तो हीट इंजन और कार्नोट हीट इंजन ऑलमोस्ट एक जैसा है, बट हीट इंजन आइडियल नहीं होता, कार्नोट हीट इंजन आइडियल होता है। बच्चों कार्नोट्स एफिशिएंसी जो है, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन, ये हमने लिखी थी 1 माइनस, एक तो हमने लिखा Q2 अपॉन Q1, या फिर हमने लिखा 1 माइनस T2 अपॉन T1। और हमने मान लिया, देखो एक डिस्कशन मुझे यहाँ पे ये करना है, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 बाई Q1 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1। यहाँ एक डिस्कशन मुझे करना बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि आप यहाँ सोचिए कि इवन आइडियल कंडीशन में, आइडियल कंडीशन दी थी कि सोर्स जो है वो आइडियल है, सिंक जो है वो आइडियल है, गैस जो है वो भी आइडियल ली हुई है, परफेक्ट इंसुलेटर, सब कुछ सही ले लिया, सब कुछ आइडियलिस्टिक कंडीशन में लिया, फिर भी थ्योरेटिकली भी, मतलब इवन थ्योरेटिकल कैलकुलेशन में भी एफिशिएंसी जो है हीट इंजन की वो 100% नहीं हो पाई। आइडियल कंडीशन में थ्योरेटिकल कैलकुलेशन में भी एफिशिएंसी 100% नहीं हो पाई, तो प्रैक्टिकल सिचुएशन में होने की बात बहुत ही दूर रह गई। इसका मतलब क्लियर है कि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम 100% एफिशिएंट जो है वो हीट इंजन बना पाए। एक बात समझना कि 100% एफिशिएंसी की जब मैं बात करता हूं बच्चों, तो यहाँ इसका मतलब होता है कि कोई भी हीट को रिजेक्ट ना करना, मतलब हमने सोर्स से ली
और वो पूरी की पूरी हीट वर्क में कन्वर्ट कर दी, और अगर सिंक में कोई भी हीट रिजेक्ट ना करी, मतलब T2 भी नहीं होगा ना Q2 होगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा फैक्टर Q2/Q1 या फिर T2/T1, तभी 100% एफिशिएंसी होगी। पर वो पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब हमें कुछ अमाउंट ऑफ हीट, Q2 अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट करना जरूरी है टू अचीव द वर्क। To get the work from the Carnot heat engine, it is necessary that we must reject the heat। तो एक डिस्कशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, या आप यहाँ पे इस डिस्कशन को एक नाम दे सकते हो जो हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है। वो कहता है द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड कार्नोट साइकिल, एक डिस्कशन है ना। आप यहाँ पे क्या, टेक्स्ट बुक हेडिंग क्या है? सेकंड लॉ ऑफ थर्मो एंड कार्नोट साइकिल, ऐसा एक आप हेडिंग इसको कर सकते हो। बस हमें यहाँ पे क्या देखना है, हमको क्या डिस्कस करना है, ये सबसे पहले हम समझ लेते हैं। हमें एक बहुत ही स्टार मार्क पॉइंट मिला है, और वो पॉइंट है ना, हमें एक बात करनी है, we cannot obtain work without rejecting certain amount of heat Q2 into sink। मतलब ये कंपल्शन है कि हमें हीट को रिजेक्ट करना होगा, तभी हम वर्क ले पाएंगे। अगर हम कुछ भी हीट रिजेक्ट नहीं करते तो हम वर्क डन अचीव नहीं कर सकते। ये हमारा एक पहला पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझना है, याद रखना है कि जब तक हम हीट को रिजेक्ट नहीं करते तब तक हम वर्क को ऑब्टेन नहीं कर सकते। एक बात। दूसरी बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कार्नोट इंजन अभी तक आइडियली डिजाइन किया गया है। कार्नोट्स इंजन is designed ideally even though its efficiency cannot be 100%। एक बात, कार्नोट्स इंजन की एफिशिएंसी वैसे हाईएस्ट होती है। कार्नोट्स इंजन हैज हाईएस्ट एफिशिएंसी। कार्नोट्स इंजन हैज हाईएस्ट एफिशिएंसी। एक बात समझिए कि पूरे दुनिया में सबसे एफिशिएंट इंजन कौन है, तो वो कार्नोट्स इंजन है, क्योंकि वो आइडियली डिजाइंड है। बट इवन उसकी भी एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। ये हमारा हाईलाइटेड पॉइंट है। और अब तीसरा हाईलाइटेड पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हीट इंजन की एफिशिएंसी जो है वो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। एफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। इस पे डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर पे एंड इर्रिस्पेक्टिव, ये कॉमा कर लो और ये एंड को छोटा कर लो, एंड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वर्किंग सब्सटेंस। मतलब वर्किंग सब्सटेंस कैसा है, क्या है, कौन सा लिया, इसके ऊपर एफिशिएंसी डिपेंड नहीं करती। वो सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। क्योंकि एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है बच्चों, यहाँ पे देखो 1 - T2/T1 है। यहाँ पे वर्किंग सब्सटेंस कौन सा लिया, क्या लिया, इसका कोई लेना देना नहीं होता। तो यहाँ हमें एक बात समझनी है कि दुनिया में सबसे ज्यादा एफिशिएंसी कार्नोट हीट इंजन की होती है,
और वो सबसे ज्यादा है फिर भी वो 100% नहीं है, एक बात। दूसरी बात कि कार्नोट इंजन जो है क्या बोलते हैं उसको, हम बिना हीट रिजेक्ट किए कभी भी efficiency depends upon difference of temperature and irrespective of working substance। मतलब अरे यार मैं क्या बता रहा था, एक्चुअल में हम बिना हीट के रिजेक्ट किए वर्क नहीं ले सकते। कार्नोट सीट इंजन की जो एफिशिएंसी है वो हाईएस्ट होती है, बट फिर भी वो 100% नहीं होती, और फिर वर्किंग सब्सटेंस के ऊपर एफिशिएंसी डिपेंड नहीं करती। ये है आपके मेन सबसे क्या बोलते हैं हम मोस्ट हाईलाइटेड पॉइंट्स, ठीक है, मोस्ट हाईलाइटेड पॉइंट्स है आपके इसके, ठीक है। तो ये हो गया आपका कार्नोट्स इंजन। एक्चुअली यहाँ पे वैसे तो सभी तरफ से हमारे टॉपिक खत्म होने चाहिए थे, बट फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि टेक्स्ट बुक में एक और एडिशनल टॉपिक आया है, और वो है स्टर्लिंग साइकिल। मैं उसको भी आज की क्लास में कवर करके हमारा जो है थर्मोडायनामिक्स थ्योरेटिकली एंड करने वाला हूँ। तो नेक्स्ट आपका ये है स्टर्लिंग साइकिल। ये है आपका हेडिंग स्टर्लिंग साइकिल। बेटा स्टर्लिंग साइकिल है क्या, ये पहले समझते हैं। ये एक बस थर्मोडायनामिकल प्रोसेस है जो कि क्लोज्ड है, मतलब जहां से स्टार्ट होती है वहीं पे आके रुकती है, ऐसी वाली एक साइकिल है। ठीक, और स्टर्लिंग साइकिल में क्या होता है अब ये हम पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा प्रेशर एक्सिस और ये है हमारा वॉल्यूम एक्सिस। ये हुआ आपका ए से बी जाना, बी से सी। मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूं और फिर आपको समझाता हूं। यहाँ पे क्या होता है स्टर्लिंग साइकिल में, तो ए से बी इज ए आइसोथर्मल, ए से बी, ए बी क्या है बेटा यहाँ पे आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है। ए से बी इज एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन। देख रहे हो आप, प्रेशर P1 वॉल्यूम V1, प्रेशर P2 वॉल्यूम V2। ठीक, आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर का कोई चेंज आएगा ही नहीं, ये भी बात सही है। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे गैस विल डू द वर्क, और जब गैस वर्क करता है तो आपका यहाँ पे हीट जो है वो एक्चुअली यहाँ पे हमने कहा कि QH, या आप समझ के चलो यहाँ पे Q1 अमाउंट ऑफ हीट जो है वो एब्सॉर्ब करता है यहाँ पे इस वाले प्रोसेस में। फिर B से C जो है, यहाँ आप देख रहे हो दिस इज नॉट एडियाबेटिक कर्व, B से C बिल्कुल स्ट्रेट कर्व है, एंड दिस इज नथिंग बट, ये अगर आइसोथर्मल एक्सपेंशन है तो BC इज आइसोकोरिक प्रोसेस। दिस इज आइसोकोरिक, मतलब वॉल्यूम रिमेन सेम, वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, आइसोकोरिक प्रोसेस हुआ है। और इस आइसोकोरिक प्रोसेस के बारे में हम देखेंगे कि यहाँ पे जो है गैस, मतलब एक रेफ्रिजरेशन की साइकिल यहाँ पे होती है, मतलब पार्ट ऑफ हीट जो QH थी वो क्या हो गई, वो रिलीज कर दी गई गैस से, है ना। जो QH उसने एब्जॉर्ब कर दी ना, उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिलीज कर देगा। यहाँ पे हमने देखा QH अमाउंट ऑफ हीट ली तो सम हीट विल बी रिलीज्ड, ठीक है। और फिर एक बार क्या होता है, ये आपके C से D में, ये आपने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ तो प्रेशर P3 और वॉल्यूम V3 और टेम्परेचर जो है वो चेंज होगा। अब यहाँ से C से D में फिर एक बार क्या होगा बच्चों, C से D में आइसोथर्मल compression, this is isothermal compression, आइसोथर्मल कंप्रेशन हुआ बेटा CD में, ऑलराइट, आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो यहाँ पे P3 से V3 में जाते हो, P3 V3 से P4 V4 में चला जाएगा ये वाला किस्सा, और टेम्परेचर का चेंज नहीं आएगा। और फिर एक बार D से A जाते वक्त देखिए, D से A जो है वो हुआ आपका आइसोकोरिक प्रोसेस, अगेन
जहाँ पे फिर से वो साइकिल जो है वो इनिशियल स्टेज पे पहुंच गई। हाइलाइट्स क्या है, ए से बी और सी से डी ये हीट इंजन की तरह काम करता है, बी से सी और डी से ए ये रेफ्रिजरेशन की तरह काम करता है। बी से सी देखो जो आइसोकोरिक प्रोसेसेस है, मैं आपको रेड में दिखा रहा हूँ, ये जो आइसोकोरिक प्रोसेसेस है ये रेफ्रिजरेशन की तरह काम करेगी, और जो ये ब्लू में हमने लिखा है या ब्लू में रखा है जिसको सर्कल नहीं किया, आइसोथर्मल प्रोसेसेस है, ये हीट इंजन की तरह काम करेगी। ये होती है आपकी स्टर्लिंग साइकिल। ये एक्चुअली थ्योरेटिकल है, ऐसा कुछ होता नहीं है, बट क्योंकि टेक्स्ट बुक में है हम एक बार टेक्स्ट बुक से ही इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। देखिए ये है आपका प्रोसेस स्टर्लिंग साइकिल का। क्या हुआ स्टूडेंट्स, ए से बी QH अमाउंट ऑफ हीट उसने ऑब्जर्व करी, बी से सी है ना कुछ हीट उसने दे दी, और ये कौन सी है, आइसोकोरिक प्रोसेस। फिर सी से डी फिर से QC अमाउंट ऑफ हीट उसकी रिजेक्ट हुई, और डी से ए फिर Q अमाउंट ऑफ हीट उसने एब्जॉर्ब करी, है ना। ये वाली दो प्रोसेस आइसोथर्मल, ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन। आइसोकोरिक प्रोसेस है ये, बी से सी और डी से ए भी आइसोकोरिक प्रोसेस। तो हम देखो यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, दिस इज ए क्लोज्ड थर्मोडायनेमिक साइकिल, क्लोज साइकिल है, ए से निकली ए पे पहुंची। द स्टर्लिंग इंजन इज बेस्ड ऑन दिस साइकिल shown in figure 4. The working substance used in a Stirling engine is air, helium, hydrogen, nitrogen, कोई भी गैस है ना, सिंपल है, वर्किंग सब्सटेंस यूज करते हैं। वैसे भी एफिशिएंसी वर्किंग सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती, हम पढ़ चुके हैं। All the process in the Stirling cycle are reversible processes. When the gas is heated, the Stirling engine produces useful work. देखो जब गैस हीट करेंगे मतलब ए से बी वर्क मिला, यूजफुल वर्क। जब व्हेन गैस इज हीटेड मतलब QH जब उसने इनपुट में लिया है ना, एब्जॉर्ब किया, तो क्या होगा बेटा, ये गिवन अमाउंट ऑफ हीट जो एब्जॉर्ब्ड अमाउंट ऑफ हीट है वो क्या हो जाएगी, वो यूज हो जाएगी वर्क डन में, यूजफुल वर्क में। तो एक तरीके से हीट इंजन हो गया, वर्क में कन्वर्ट हो गई हीट। देखो व्हेन द गैस इज हीटेड स्टर्लिंग इंजन प्रोड्यूसेस यूजफुल वर्क, व्हेन वर्क इज डन ऑन द गैस इट वर्क्स एज अ रेफ्रिजरेटर। This is reverse working of Stirling cycle. Actually अगर उल्टा करेंगे तो ये यहाँ पे इसने कंफ्यूजन किया है। देखो एक बात बताता हूँ, when the gas is heated the Stirling engine produces useful work, ये हो गया हीट इंजन की तरह वर्किंग, और अगले ही सेंटेंस में उसने रिवर्स करेंगे तो रेफ्रिजरेटर की तरह काम करेगा, ऐसा बोला है। तो आप ध्यान में रखिए, ये कंफ्यूज करने के लिए है। अब व्हेन वर्क इज डन ऑन गैस इट वर्क्स एज ए रेफ्रिजरेटर जब बोलता है ना, तो आप इसको काट दीजिए इस सेंटेंस को, क्योंकि फिर अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये और ये सेंटेंस आप समझ नहीं पाओगे बैक टू बैक। दिस इज रिवर्स वर्किंग, ये भी हटा दीजिए। द रिवर्स स्टर्लिंग साइकिल इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन द फील्ड ऑफ क्रायोजेनिक्स। हाँ ये है कि अगर स्टर्लिंग साइकिल को हम रिवर्स प्रोसेस में यूज करते हैं तो क्रायोजेनिक्स मतलब ऐसी टेक्निक जहाँ पे हम बहुत लो टेम्परेचर हम अचीव कर सकते हैं, लो प्रेशर लो टेम्परेचर। द रिवर्स Stirling cycle is extensively used in the field of cryogenics to produce extremely low temperature or to liquefy air. लगे तो इसको मैं अंडरलाइन करके रख देता हूँ, ये एक इम्पोर्टेंट सेंटेंस या एक ये हो सकता है, MCQ बन सकता है, थ्योरेटिकल MCQ। तो आइडियल स्टर्लिंग साइकिल हैज टू आइसोथर्मल। अब एक्चुअल में स्टर्लिंग साइकिल क्या है उसका डिस्कशन चालू हुआ। ये तो बस इंट्रोडक्शन था कि सीधी स्टर्लिंग साइकिल ऐसी है, रिवर्स करेंगे तो क्रायोजेनिक्स में यूज कर सकते हैं वगैरह वगैरह, ये अभी तक का डिस्कशन। अब एक्चुअल में हम देखने जा रहे हैं कि स्टर्लिंग साइकिल में होता क्या है। द आइडियल स्टर्लिंग साइकिल हैज टू आइसोथर्मल प्रोसेसेस AB एंड CD। देखो AB और CD दोनों आइसोथर्मल प्रोसेस है, AB आइसोथर्मल एक्सपेंशन है और CD आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन है। टू यहाँ पे, हाँ ये जो है ना टेक्स्ट बुक में ये फिर से प्रिंटिंग मिस्टेक है, टू आइसो बारीक नहीं होती बेटा, आइसो कोरिक होती है ये प्रोसेसेस, आप इसको करेक्ट कर लीजिए। दिस इज टू आइसोकोरिक प्रोसेसेस BC एंड DA। BC और DA आइसोकोरिक प्रोसेस है, ना कि आइसो बारीक प्रोसेस है, टेक्स्ट बुक में गलत लिखा हुआ है, ठीक है। टू आइसोकोरिक प्रोसेसेस BC एंड DA कनेक्ट द टू आइसोथर्मल प्रोसेसेस। Heat is absorbed at constant temperature TH and rejected at constant temperature TC. The four processes in a Stirling cycle. अब 4 processes जो हम देखेंगे। पहली प्रोसेस थी आइसोथर्मल एक्सपेंशन AB। The gas is, दिख रहा है ना आपको, the gas is heated by supplying heat QH।
गैस को हीट किया, सोर्स से QH अमाउंट ऑफ हीट उसने खींची एट टेम्परेचर TH, यूजफुल वर्क इज डन बाय द गैस इन द पार्ट ऑफ द साइकिल। अब ये गैस देखो, गैस ने हीट खींची, एब्जॉर्ब करी सिंक सोर्स से, और फिर उसमें से वर्क लिया, यूजफुल वर्क लिया। अब देखिए यहाँ पे ही लिखा है आइसोकोरिक प्रोसेस, यू कैन रीड, जबकि यहाँ पे लिखा था आइसोबारिक प्रोसेस, तो आप देख सकते हो उसी ने खुद को ही गलत है करके लिख दिया। यहाँ पे कौन सी प्रोसेस है बेटा, BC इज ए आइसोकोरिक प्रोसेस। पार्ट ऑफ द हीट एब्जॉर्ब्ड QH by the gas in the previous part of cycle is released by the gas to the refrigerator. The heat Q is used in the next part of cycle. The gas cools down to temperature TC. आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या हो गया बेटा, गैस जो है वो कूल डाउन हो गई टेम्परेचर TC पे। आइसोथर्मल कंप्रेशन हुआ फिर C से D, ये CE से D। आइसोथर्मल कंप्रेशन, द हीट जनरेटेड इन दिस पार्ट ऑफ द साइकिल इज रिजेक्टेड टू द कूलेंट। द टेम्परेचर ऑफ गैस इज मेंटेन्ड एट TC ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर मेंटेन हो गया। आइसोबारिक, हीट एब्सॉर्प्शन, द कंप्रेस्ड गैस एब्सॉर्ब्स हीट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज टू TH। द साइकिल रिपीट्स व्हेन द प्रोसेस रीचेस द पॉइंट A। ठीक है, बस ये आपको एक थ्योरेटिकली इसको अलग से पढ़ना है, स्टर्लिंग प्रोसेस। नहीं समझ में आई स्टर्लिंग साइकिल तो आप मुझे बताइएगा, मैं दोबारा आपको समझा दूंगा स्टूडेंट्स। थैंक यू।